रेड का कोड है ऑरेंज, ऑरेंज को ब्लू बोला जा रहा है, ब्लू को ग्रीन। गोली मारो, अब डायरेक्टली रिक्वायरमेंट के ऊपर आओ। क्रो का कलर क्या होगा, कौए का रंग क्या होगा? कौए का रंग होता है काला, ब्लैक। तो यहां पर ब्लैक इज कॉल्ड क्या है, व्हाइट। काले को क्या बोला जा रहा है, सफेद, व्हाइट। बी ऑप्शन आपका आंसर। हेलो एवरीवन, आपको इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जितने भी लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू जो है आपकी वो टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये पोजीशन वैल्यूज आपको याद होंगी, टिप्स पे होंगी, तो ही आप कम से कम टाइम में ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हो, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स के अंदर। रेफरेंस के लिए अगर आपको याद नहीं है तो रेफरेंस ले सकते हो। कैसे? अगर हम इस पूरे के पूरे स्क्रीन के ऊपर अगर मैं आपको बात करूं, हम लास्ट कॉलम को टारगेट करते हैं, वो इजोटी वर्ड आपको एक बनता दिखाई दे रहा होगा। तो ये 5 के मल्टीपल्स में आते हैं, 5 लेटर्स, E5, J10, O15, T20 और Y25। तो इन्हीं लेटर्स का रेफरेंस लेके आप किसी भी क्यू में जा सकते हैं, रो में जा सकते हैं और कोई भी लेटर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि मुझे L की पोजीशन वैल्यू का पता करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस रेंज में आ रहा है। वो J और O की रेंज में आ रहा है, तो J का प्लेस वैल्यू कितना हुआ, 10, K 11 है, तो L कितना हुआ, 12। बट अगर आप ये रेफरेंस लेके करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर भी तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, 2-3 सेकंड्स तो फिर भी जा रहे हैं। बट एग्जाम के अंदर आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको भी पता है। तो जितना हो सके इसको रट लो। अगर फिर भी नहीं रट पा रहे हैं, नहीं याद हो पा रही हैं, तो उसका भी एक बेस्ट मेथड बताता हूं। अब देखो, काफी बार आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि आप बोलने की ट्राई करते हो और वर्ड्स आपके दिमाग में होते हैं, तो वही राइम्स जो है, मतलब वर्ड्स जो है, आप रिपीट करते हो उसी सॉन्ग के साथ। तो सेम चीज यही यहां पर भी है। जहां कहीं भी किसी भी लेटर की पोजीशन वैल्यू जब यूज होगी ना, आपको बोल बोल के लिखनी है। जैसे R18, P16, L12, J की प्लेस वैल्यू 10 है। मतलब अपनी ही लैंग्वेज जो आपको आसान लगे। मैं जरूरी ये नहीं ये कह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोलनी है, जिसमें आपको नंबर इजीली मेमोराइज हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसे बोल बोल के यूज करते रहेंगे ना, जब भी लेटर का प्लेस आपको दिखा R लेटर यूज हो रहा है, तो R मुंह से 18 ही निकलेगा या 18 ही निकलेगा, क्योंकि आप उसकी हैबिट बना चुके हो। तो अगर नहीं रट पा रहे हो तो इसको बोल बोल के यूज कीजिए। ठीक है? तो ये मान के चल रहा हूं मैं कि आपको ये पोजीशन वैल्यूज भी याद होंगी, टिप्स पे होंगी। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसानी होनी। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे जो है। पहले तो देखो, स्टार्टिंग में स्पीड जो है वो स्लो रहेगी, धीरे धीरे जैसे ही हमारा फ्लो बन जाएगा स्पीड भी इंक्रीज होती रहेगी। चलो, तो पहली चीज तो हमने ये देख ली कि आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। अब जितने भी ये लेटर्स हमारे पास गिवन होते हैं अल्फाबेट के अंदर, इन लेटर की एक खास बात क्या है कि हर एक लेटर की जो पोजीशन है आपको कहां से याद होती है, लेफ्ट हैंड साइड से, या मैं कह सकता हूं लेफ्ट टू राइट, या बाएं से दाएं। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि सी का प्लेस क्या है, तो वो है 3। बट कहां से काउंट करने पे? लेफ्ट से काउंट करने पे, बाईं ओर से काउंट करने पे। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि चीजें पूछी जा रही हैं रीजनिंग के अंदर लेफ्ट या राइट से, तो किसका लेफ्ट या राइट, रीजनिंग का या मेरा? तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका राइट लेफ्ट है, रीजनिंग का राइट और लेफ्ट, वो सेम ही बात होती है। आपका बायां यहां से है तो बाएं ओर से चीजें यहां से काउंट होंगी, दाएं ओर से चीजें वहां से काउंट होंगी। तो जितने भी आपको ये लेटर्स अवेलेबल होते हैं, हर लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको कहां से याद होती है, लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जे की पोजीशन वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं कि 10। बट वो 10 उसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो कहां से है, बाएं से या दाएं से? तो आपका आंसर क्या होगा, बाईं ओर से काउंट करने पे वो 10वें प्लेस पे आता है। इसी तरह कौन सा लेटर ऐसा है जो 15th लेफ्ट पे बैठा है, बाईं ओर से 15वें प्लेस पे, वो लेटर कौन सा होगा, ओ। कौन सा लेटर ऐसा है जिसकी पोजीशन वैल्यू 18 है, 18 मतलब मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं दी, लेफ्ट नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से ही पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा लेटर होगा, आर। तो पहला पॉइंट आपको मे भी क्लियर होगा कि जितने भी ये आपको पोजीशन वैल्यूज याद होती हैं वो कहां से कहां याद होती हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ आपको हर लेटर की पोजीशन वैल्यू जो है वो दाईं ओर से भी पता होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं दाईं ओर से काउंट करना शुरू करूं, तो ए का प्लेस क्या रहता है, 26, और जेड का प्लेस कितना रहेगा, 1। क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर लेफ्ट से काउंट करें, बाईं ओर से काउंट करने, तो पहला अक्षर कौन सा है, ए, दूसरा अक्षर कौन सा है, बी, तीसरा अक्षर कौन सा है,
सी। तो इसी सीक्वेंस में ए से लेकर जेड तक के सीक्वेंस में अगर दाईं ओर से पहला अक्षर हम बात करें तो वो कौन सा होगा? जेड। दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? वाई। दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? एक्स। अब आपको अगर ये याद नहीं है कि दाईं ओर से कैसे याद करें, अगर मैं आपको बोल देता हूं कि मुझे दाईं ओर से 15वां अक्षर बताओ कौन सा होगा, अब बाईं ओर से 15वां अक्षर तो आपको रटा हुआ है, दैट इज ओ। क्या दाईं ओर से भी 15वां अक्षर ओ ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो आपको किस तरह से याद करना है? हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, मतलब कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। इस रूल के बिहाफ पे अब किसी भी लेटर की पोजीशन अगर आपको उसकी स्थिति बाएं छोर से पता है तो दाएं छोर से इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ओ की पोजीशन फिगर आउट करनी है, बाएं ओर से देखो ये 15वें प्लेस पे है, मुझे इसे पता करना है कि दाईं ओर से कौन से प्लेस पे आएगा। तो हमें पता है कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। बाईं ओर से ओ की पोजीशन कितनी होगी? 15। दाईं ओर से हमें डिटरमिन करनी है तो -1। तो कट कटा के यहां पर दाईं ओर से इसकी स्थिति कितनी आ जाएगी? 12। तो मतलब के अगर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में बात करें हम, ओ का स्थान बाएं छोर से 15वां है तो दाएं छोर से उसकी पोजीशन कितनी होगी? 12, 12। बट ये आपको फॉर्मूला फॉलो करने की नीड नहीं है। अब डायरेक्टली शॉर्टकट क्या है कि अगर हमें कोई भी लेटर का प्लेस बाएं से गिवन है उसे दाएं से डिटरमिन करना हो तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आपको सम जो है वो टोटल से एक ज्यादा बनाना है। टोटल कितने होते हैं हमारे पास अक्षर? 26। तो सम कितना बनाना है? 27। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास टोटल लेटर्स की काउंटिंग जो है वो 26 है तो मैं -1 को पहले ही लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाऊं तो 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27 ही तो हो जाएगा। हालांकि अगर आपको किसी भी लेटर की पोजीशन डिटरमिन करनी है लेफ्ट या राइट से तो आप 27 में से माइनस कर सकते हो फॉर श्योर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको ऐड ही करना है कि अगर मुझे ओ की पोजीशन वैल्यू दाएं छोर से चाहिए तो 27 में 15 माइनस कर दो। जे की पोजीशन वैल्यू आपको दाएं छोर से चाहिए तो जे का प्लेस बाएं छोर से कितना है? 10। दाएं छोर से कितना होगा? 17। 27 में 10 माइनस कर दो। बट आप इस चीज को खुद से रियलाइज करना। अगर मैं आपको कोई भी दो नंबर्स देता हूं, मैं कहता हूं उनको आपस में ऐड करो या उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी दो नंबर ले लो। जैसे कि मैं कह देता हूं आपको 13 और 18 को, 13 एंड 18 को ऐड करना है तो आप इंस्टेंटली बोल देंगे 31। अगर मैं कहता हूं 18 माइनस 13 करके बताओ या 31 माइनस 18 करके बताओ, कर तो वो भी लोगे बट कंपैरेटिवली एडिशन के वो आपका ज्यादा टाइम ले लेगी। तो एग्जाम में वही चीजें फॉलो करो ना जो आपको आसान लग रही हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में आसान होती है, इसलिए मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगा जो आपको इजी लगे। ओके, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी लेटर का प्लेस लेफ्ट से गिवन है उसे आपको राइट से डिटरमिन करना है तो हमेशा सम क्या करना है? टोटल से एक ज्यादा बना के चलना है। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं? 26। सम कितना बनाना है? एक ज्यादा, मतलब के 27। तो जे की प्लेस वैल्यू अगर बाएं छोर से 10 है तो दाएं छोर से कितनी होगी? 17, क्योंकि 10 में 17 ऐड करेंगे तभी तो सम 27 बनेगा। गॉट इट? इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि जी की पोजीशन वैल्यू बताइए दाएं छोर से क्या होगी, तो जी की पोजीशन वैल्यू पहली बात बाएं छोर से कितनी है? 7। दाएं छोर से ज्ञात करना है तो 7 में क्या नंबर जोड़ेंगे कि सम 27 बन जाए? तो आप कहेंगे 7 में 20 ही तो जोड़ेंगे, तो वो जी की पोजीशन वैल्यू दाएं छोर से हो गई। तो पहला पार्ट तो आपको क्लियर होगा कि अगर आपके पास लेटर की पोजीशन वैल्यू बाएं छोर से गिवन है लेफ्ट हैंड साइड से तो उसे राइट से कैसे डिटरमिन करना। दूसरा, लेफ्ट और राइट की पोजीशन वैल्यू के अलावा आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए, स्वर और व्यंजन के बीच में। अब हमारे पास पूरी की पूरी वर्णमाला के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर टोटल लेटर्स हैं 26, जिसमें से 5 क्या है? वोवल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। देखो ये बेसिक चीजें हैं, पता सभी को है, बट फिर भी हम एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेते हैं। रेस्ट 26 में से 5 अगर मैं लेटर्स को बाहर निकाल दूं तो बाकी 21 लेटर ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब के व्यंजन। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। अब इन वोवल्स के अलावा इन वोवल्स की आपको पोजीशन का भी पता होना चाहिए। मतलब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में बात करें तो ए हमारा पहला स्वर है, पहला वोवल है। ई दूसरी पोजीशन पे आता है वोवल्स की कैटेगरी में। आई जो है वो तीसरे प्लेस पे है, ओ चौथे प्लेस पे है और यू जो है वो 5वें प्लेस पे है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? एक तो लेटर की पोजीशन लेफ्ट टू राइट से पता होनी चाहिए। दूसरा,
लेटर्स में आपको डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको आगे चल के, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग नंबर के ऊपर बेस्ड जाती है, वो आगे चल के आप देखेंगे क्या है, उसमें इन चीजों का काफी ज्यादा रोल है आजकल जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। हाँ, वी लेटर का ध्यान रखिएगा। कई बार स्टूडेंट्स जो है वी को वोवल की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं। वी फॉर वोवल तो है, बट वो वोवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको विपरीत अक्षरों का भी पता होना चाहिए, ऑपोजिट लेटर्स का भी आइडिया होना चाहिए। कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ए के विपरीत में कौन सा अक्षर होता है, तो आपको वर्बली पता होना चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए चीज भी, कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। अगर मैं बात करूं कि डी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो वो कौन सा लेटर होगा, डब्ल्यू। डी डब्ल्यू के विपरीत है, डब्ल्यू डी के अपोजिट है। एफ का अपोजिट कौन होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि वो यू है। अगर फिर भी नहीं पता कि ये अपोजिट लेटर बनते कैसे हैं, तो इतना ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी दो लेटर्स आपस में अपनी पोजीशन वैल्यू का सम 27 बनाते हैं, मतलब वो दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। जैसे ए लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है 1, जेड की क्या है 26, तो 1 और 26 मिलके कितने बने 27। डी की पोजीशन वैल्यू क्या है 4, डब्ल्यू कितना है 23 प्लेस पे, तो 23 और 4 सम मिलके कितना बना रहे हैं 27। एफ और यू 6 और 21 कितना हो गए 27। तो मतलब कोई भी दो अक्षर अगर आपस में अपनी पोजीशन वैल्यू का सम कितना बनाते हैं 27, तो मतलब वो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इंक्लूड होंगी, खास तौर पे जो हम पहली टाइप जो है वो कवर करेंगे। ओके, रिलैक्स होके पूरे का पूरा सेशन देखो, पेन नोटबुक साथ में होना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो जब भी आप क्वांट और रीजनिंग की कोई भी वीडियो देखते हो ना, पेन और नोटबुक हमेशा साथ में रखो। वीडियो को पॉज करके जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले उसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आना। अगले क्वेश्चन में आपको ब्रेड का कोड गिवन है और वाटर का कोड डिटरमिन करना है। अब जो भी आपको ये ब्रेड का कोड गिवन है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी वर्ड का कोड गिवन हो, हमेशा दो चीजों पे फोकस करना है। क्या? कि जितने भी कोड के अंदर ये लेटर्स यूज हुए, ये लेटर्स सेम वर्ड से लिए गए हैं या डिफरेंट है। अब ये लेटर्स सेम तो है नहीं, देखो डी यूज हो रहा है बट टी यूज नहीं हुआ, जी यूज नहीं हुआ, सी और एफ ये कोई भी नहीं यूज हो रहा, एक लेटर के अलावा बाकी सारे चेंज हो रहे हैं। मोस्टली तो चेंज है ना, सेम तो नहीं है। तो जब भी आपको कोडिंग के अंदर बैठे हुए लेटर्स डिफरेंट अवेलेबल हो, वर्ड से अलग दिखाई दे, तो सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू। आपको यहां पर हर एक लेटर की पोजीशन वैल्यू को यूज करना है, जैसे B2 R18 E5 A1 D4 D4 T20 G7 C3 F6। देखो ये टिप्स पे होनी चाहिए, क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, तो बोल बोल के यूज करना है। ओके, चलो तो हमने क्या किया, हर एक लेटर को उसकी पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद का मेथड देखिए क्या है, इसे ध्यान से समझना। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे फॉर श्योर। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ के बैठे हो ना, आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो नई सीखने को मिलेंगी, इतने मैं आपको गारंटी देता हूं। जहां कहीं भी आप किसी भी वर्ड का कोड डिटरमिन करके बैठे हो, है ना, उसको जज करने जा रहे हो ना कि किस तरह से क्रिएट हुआ, आपने उसकी पोजीशन वैल्यू में उसे कन्वर्ट कर लिया, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख डाली। अब यहां पर लेटर्स का रोल खत्म हो जाता है। अब आपको लेटर्स नहीं देखने, अब आपका मेन फोकस क्या रहेगा, नंबर्स के ऊपर। देखो हम किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू क्यों मेंशन करेंगे, ताकि हमें लेटर्स के बीच में कनेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए हम उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि कोड इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो जहां कहीं भी आपने लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को यूज कर लिया, वहां लेटर्स का रोल खत्म, हम सिर्फ नंबर्स के साथ खेलेंगे। नंबर कैसे, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू है 2, कोड में बैठे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू है 4। अगर हम 2 को 4 के साथ कंपेयर करें तो क्लियरली पता चल रहा है फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 नंबर बढ़ गए। इसी तरह दूसरे लेटर की प्लेस वैल्यू है 18, यहां पर दूसरे लेटर कोड में बैठे दूसरे अक्षर की प्लेस वैल्यू क्या है बी, तो 18 से 20, तो यहां पर भी 2 नंबर बढ़ गए। 5 से 7, यहां पर भी 2 नंबर बढ़ गए। 1 से 3 2 नंबर बढ़े, 4 से 6 2 नंबर बढ़े। मतलब यहां पर वर्ड का कोड किस तरह से बना है कि हर लेटर को उसके दूसरे अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया। देखिए ध्यान से, ए का दूसरा अगला अक्षर कौन सा होता है सी, डी का दूसरा अगला अक्षर कौन सा होता है एफ, या मैं कह सकता हूं हर लेटर की पोजीशन वैल्यू में 2 2 का इंक्रीमेंट कर दिया गया।
तो यही चीज आपको फॉलो करनी है वाटर शब्द के अंदर। तो वाटर शब्द के अंदर देखिए पहला लेटर हमारे पास कौन सा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब के लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है, 23। A1, T20, E5 और R18 सभी में दो दो का इंक्रीमेंट कर डालो। 23 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 25। 25 मतलब कौन सा लेटर हमारे पास अवेलेबल होता है, Y। आपको 25 लिखने की नीड ही क्यों है, आपको पता चल गया 25। 25 मतलब लेटर तो हमें मेंशन करना होगा, तो पहला लेटर कौन सा होगा यहां पर, Y। दूसरा, एक में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3। 3 मतलब लेटर कौन सा आ जाएगा, C। टी की प्लेस वैल्यू कितनी है यहां पर, 20। 20 में 2 जोड़ देते हैं, 22। 22 मतलब लेटर कितना आ जाएगा, V। बस, अभी आगे नहीं फॉलो करना इस चीज को। मैं इतना श्योर हूं कि जो मेरे पास आंसर रहेगा उसके पहले 3 लेटर हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, Y, C और V। ऑप्शन को कंपेयर करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले 3 लेटर Y, C और V अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। ये देखो Y, C और V आ रहा है, यहां पर देखो Y, C और यहां पर क्या आ रहा है, U। इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ठीक है। यहां पर देखिए Y, C और U, यहां पर भी इसे एलिमिनेट करो, Y, C और U यहां पर भी एलिमिनेट करो, ये आपका अल्टीमेटली आंसर होगा। कहने का मतलब जब भी हम ये चीज हम पूरी की पूरी रीजनिंग में करेंगे, जहां कहीं भी आपको ये चीज रियलाइज हो जाए कि आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेंटेन करने जा रहे हो, सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो, उसे हल करने जा रहे हो, उसका सॉल्यूशन लेंदी जा रहा है, जैसे यहां पर मुझे हर वर्ड हर लेटर का कोड जो है वो जज करना पड़ रहा है, सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं लेंदी जा रहा है ना, मुझे हर एक चीज लिखनी पड़ रही है। तो आपको क्या करना है, बीच में एक ब्रेक लगा के जो भी आपका वो सॉल्यूशन मेंटेन हो रहा होगा, जैसे ये सॉल्यूशन हमारा मेंटेन होता जा रहा था, अभी भी आगे बनता था, तो मैंने क्या किया, इनको कंपेयर कर लिया अपने दिए गए ऑप्शन के साथ, विकल्पों के साथ। जहां कहीं भी ये सीक्वेंस मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा, मैं उस ऑप्शन को ही क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। तो एलिमिनेशन की ये जो अप्रोच है काफी ज्यादा काम आ रही है पिछले 2-4 सालों से, जितने भी आपके एग्जाम्स बन रहे हैं, क्योंकि देखिए नन ऑफ दीज की ऑप्शन तो आपको आती ही नहीं है, और दिए गए 4 विकल्पों में से ही कोई ना कोई एक आपका आंसर हो सकता है। तो जो ऑप्शन आपके सीक्वेंस के हिसाब से नहीं बन रहा है, उस ऑप्शन को आप डायरेक्टली बाहर निकाल दीजिए। अब पूरे का पूरा मुझे सॉल्यूशन मेंटेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है अगर बी सी डी ऑप्शन नहीं हो सकते तो ए ही ऑप्शन बचा जो मेरा आंसर होगा। अगर आपको फिर भी ट्रस्ट इश्यूज आए तो 5 में 2 बढ़ा दो 7 का मतलब क्या हो जाएगा जी, 18 में 2 बढ़ा दो 20, लेटर कौन सा आ जाएगा, टी। तो पूरे का पूरा आप मेंटेन करके भी देख सकते हैं, वैसे आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने बहुत हाई लेवल पे प्रैक्टिस कर रखी है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, भाई इतनी तो नीड ही नहीं है, डायरेक्टली मुझे 2-3 लेटर का रेफरेंस मिल गया कोड के अंदर, उसको मैं कंपेयर कर लूंगा ऑप्शन के अंदर, जो ऑप्शन उसी के हिसाब से नहीं बन रहा होगा वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, ऑप्शन का रेफरेंस जरूर लेके चलें। ये चीज हम हर चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे और आपकी मैं साथ में हेल्प भी करूंगा। बॉक्स का कोड गिवन है, ले का कोड गिवन है, और हमें कोप का भी कोड गिवन है, 100 का कोड डिटरमिन करना है। तो यहां पर मैंने तीसरा वर्ड नहीं लिखा है, कोप का कोड क्या आएगा, दो में से ही कोई ना कोई एक वर्ड का कोड जज कर लेते हैं, क्या रहेगा। चलो सबसे पहले लेटर्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं, अब कोई भी पहले पिक कर सकते हो, जैसे कि ये 2, 15 और 24, 15, 2, 11। करो जी कंपेयर, किसको किसके साथ करोगे। अब देखो 2 में 13 जोड़ दो, कितना हो गया, 15। 15 में 13 जोड़ेंगे, 15 में 13 जोड़ो कितना होता है, 28। 28 का मतलब बी ही तो होता है। 24 में 13 जोड़ो, 24 और 13 कितने हो गए, 37। 37 में दिक्कत आएगी, 37 को स्प्लिट कर दो, 26 प्लस कितना हो गया, 11। 26 एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 11वां लेटर मतलब कि लेटर के भी अवेलेबल है। तो यहां पर क्या है, हर लेटर की प्लेस वैल्यू में 13 का इंक्रीमेंट आ रहा था, 13 नंबर बढ़ रहे थे। तो इसको देखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली इसी पे स्विच करो। 8, 13 और 8 कितना हो गया, 21। 21 मतलब पहला अक्षर होगा यू, डी ऑप्शन आपका आंसर, खत्म। मैं ऑप्शन भी तभी एलिमिनेट कर पा रहा हूं अगर मैं अपने लॉजिक के ऊपर कॉन्फिडेंट हूं, मुझे अपने लॉजिक के ऊपर पूरा भरोसा है कि यही पैटर्न को फॉलो करते हुए ही मेरा कोड जो है वो डिकोड होगा। नोडस का कोड गिवन है, पिल्लो का कोड गिवन है, नेवल का कोड आपको डिटरमिन करना। हाँ जी, किसको पिक करेंगे। अब देखो दोनों वर्ड्स जो आपको अवेलेबल हैं उसमें नंबर ऑफ लेटर्स वेरी कर रहे हैं, इसमें 5 अक्षर है, इसमें 6 अक्षर है। मोर ओवर पिल्लो शब्द के अंदर लेटर रिपीट भी हो रहा है, तो दोनों चीजें फॉलो हो रही है नोडस शब्द के लिए। एक तो नंबर ऑफ लेटर्स भी कम है, अक्षरों की संख्या भी कम है, मोर ओवर कोई लेटर रिपीट भी नहीं हो रहा।
कोड जज करने में आसानी होगी। चलो N14, O15, D4, U21, S19, 11, 10, 21, 4 एंड 6। करिए जी कंपेयर। सबसे पहले 14 से 11 3 का डिक्रीमेंट आया। पहले पैटर्न को वर्बली जज करते हैं। 15 से 10 5 नंबर कम हो गए। अगला देखो ध्यान से, यहां पर ई का कोड आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ई चेक कर लो कौन से वर्ड का पार्ट है। ई यहां पर भी आ रहा है, ई यहां पर भी आ रहा है। ई रिपीट हुआ ना, तो उसका कोड भी रिपीट होगा। समझ में आ गई बात? तो पहले देखो, ई अगर रिपीट हो रहा है तो उसका कोड भी रिपीट होगा। मतलब इन दोनों डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में डिजिट देख लो कौन सा कॉमन आ रहा है। यहां देखो 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। मतलब कि ई का जो कोड है वो 3 और 1 में से कोई एक हो सकता है। एग्री करके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 3 भी है 1 भी है, ठीक है जी। चलो अब इन दोनों में से कौन सा होगा फर्दर हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों शब्दों की बात करूं, ई के अलावा एक लेटर और भी कॉमन है, दैट इज वी। मतलब कि वी का कोड भी 3 और 1 में से कोई एक हो सकता है। पर ध्यान दीजिए, जो आपको एक पहला शब्द गिवन था वोकल, यहां पर भी तो एक लेटर इन तीनों में कॉमन आ रहा है। कौन सा? वी। वी पहले शब्द में भी है, वी दूसरे में भी है, वी तीसरे शब्द में भी है। अगर तीनों वर्ड्स में लेटर वी कॉमन है तो तीनों में डिजिट भी, उसका कोड भी कॉमन होगा। तो कौन सा कॉमन होगा? 3 और 1 में से देखो यहां पर कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अगर वी का कोड 3 है तो यहां से मुझे मिल गया ई का कोड कितना आ गया? 1। सी ऑप्शन आंसर। चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज आपके सामने ही है कितने सेकंड का टास्क। नेक्स्ट देखिए, लैंड्स का कोड गिवन है, ट्रैम का कोड गिवन है, टेस्ट का बताना है। चलो ट्रैम को ही पकड़ लें सबसे पहले। तो यहां पर क्या आएगा? 20 और 18 कितना होता है? 38। 38 और 14 कितना हो गया? 52। सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम कितना है? 52। बट कोड देखिए 13 है, तो ये 13 का 4 गुना है, मतलब 52 का 1/4 हो गया, 1/4। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स 4 थे, या तो ऐसे ही 4 से डिवाइड कर दिया होगा। तो हिट एंड ट्रायल आप डायरेक्टली टेस्ट के ऊपर लगाइए। तो 20 20 30 सॉरी 20 और 20 40 और 20 कितना हो गया? 60। 60 और 5 कितने हो गए? 65। अब 65 को 4 से डिवाइड तो किया नहीं जा सकता, तो फॉर श्योर हमें नंबर ऑफ लेटर्स को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आंसर कितना आ गया? 13। समझ में लग गया ये वाला पार्ट? देखो बहुत सारी चीजें जो है आपको अब इजी लगेंगी। क्यों? आपने काफी सारे कंसेप्ट को जो है गो थ्रू कर भी लिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर लिया। ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो है मैंने जानबूझ के नहीं दिए, ये प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। और अगर प्रीवियस ईयर्स का ही रेफरेंस आप लेके चलेंगे तो ही आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लॉक का कोड डिटरमिन करो। बताओ जी, क्लॉक कहां पर गिवन है? सिर्फ यहां गिवन है, दैट्स इट। अगर क्लॉक कहीं कॉमन नहीं है तो इसका कोड भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बेशर्ते इसके साथ के वर्ड जो है वो रिपीट होने चाहिए। लैंप, लैंप इधर भी गिवन है। पेन ये है, पेन इधर भी गिवन है, तो कोड भी कॉमन होने चाहिए। ई के रिपीट हुआ देखो, हाँ जी इन तीनों में, ये देखो ई के रिपीट हो रहा है तो ये क्लॉक का कोड नहीं होगा। इनमें से देखो वाई जेड कहीं रिपीट हुआ, नहीं हो रहा। ओपी रिपीट हो रहा है तो क्लॉक का कोड क्या हो गया? वाई जेड। क्लियर? अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हमें लैंप भी कॉमन दिखाई दे रहा है और पेन भी कॉमन दिखाई दे रहा है। बाय चांस ना तो मुझे क्लॉक कहीं रिपीट होता हुआ दिखाई दिया, ना तो मुझे पेन रिपीट होता हुआ कहीं दिखाई दिया। बाय चांस हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर मुझे पता चल चुका है कि वाई जेड रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं मान लेता हूं एस यू भी रिपीट नहीं हो रहा। मैं मान लेता हूं वाई जेड और एस यू, ये दोनों कोड कहीं रिपीट नहीं हो रहे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्लॉक का कोड इन दोनों में से कौन सा है और पेन का कोड इन दोनों में से कौन सा है? कुड बी एनीथिंग। तो आंसर क्या रहेगा? आइदर वाई जेड और एस यू, या तो वाई जेड होगा या एस यू होगा, या आपको ऑप्शन में दिया होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं गिवन होंगे क्योंकि दोनों का सेम ही मतलब है, क्योंकि आइदर और का जो पेयर है वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसी का ही सब्स्टिट्यूट है। यहां पर आपको पूछा जाता व्हाट कुड बी द या व्हाट मे बी द, पॉसिबिलिटी में पूछा जाता। और दो मेरे पास कोड इस तरह की सिचुएशन में बचे कि क्लॉक का कोड वाईजेड भी हो सकता है, क्लॉक का कोड एसयू भी हो सकता है। अगर आपको पूछा जाए डेफिनेटली व्हाट इज द कोड फॉर क्लॉक, तो आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता।
ठीक है। बट अगर आपको प्रोबेबली पूछा जाए संभावना के तौर पर कि कौन सा हो सकता है, तो ये आपको ऑप्शन गो थ्रू करना है। रेड का कोड है ऑरेंज, ऑरेंज को ब्लू बोला जा रहा है, ब्लू को ग्रीन, गोली मारो। अब डायरेक्टली रिक्वायरमेंट के ऊपर आओ। क्रो का कलर क्या होगा, कौवे का रंग क्या होगा? कौवे का रंग होता है काला, ब्लैक। तो यहां पर ब्लैक इज कोल्ड क्या है? व्हाइट। काले को क्या बोला जा रहा है? सफेद, व्हाइट। बी ऑप्शन आपका आंसर। डन है जी।